हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 33 है और इससे पहले हम 32 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इसमें हम लेंगे 2 सितंबर 2022 के शिफ्ट 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जीके जीएस के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, रॉलेट एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? तो रॉलेट एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? सबसे पहले बात करें रॉलेट एक्ट ये कब पारित हुआ था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट यह पारित हुआ था 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। और इसके तहत किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। ठीक है ना, जेल में डाला जा सकता था। ठीक है ना, रॉलेट एक्ट के तहत किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। और इसे याद करने के लिए एक नारा भी दिया था। ठीक है ना, रॉलेट एक्ट को याद करने के लिए नारा दिया था। तो ये नारा क्या है? तो ये नारा है नो अपील, नो दलील और नो वकील। नो अपील, नो दलील और नो वकील, यह नारा दिया गया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट को याद करने के लिए। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट ये 18 मार्च 1919 को हुआ था, जिसके तहत किसी को भी बिना किसी मुकदमे में जेल में डाला जा सकता था। और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था, वैशाखी के दिन, अमृतसर पंजाब में। ठीक है, अमृतसर पंजाब में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? तो यह वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यह इस समय भारत के वायसराय थे। और जनरल डायर के कहने पर गोलियां चलाई गई थी। ठीक है ना, जनरल डायर के कहने पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। ओके, फिर अब हम बात करें लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये भारत के वायसराय थे और इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की शुरुआत की थी। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार की शुरुआत की थी इन्होंने। फिर अब हम बात करें यहाँ ऑप्शन में लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ये कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसने हड़प नीति को रद्द किया था। ठीक है, हड़प नीति को रद्द किया था, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है ना, तो इसे इसने रद्द किया था। और इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। ठीक है, और इसका मसौदा तैयार किसने किया था? तो मसौदा तैयार किया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का, तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। और पारित किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इसे पारित किया था। ओके, और लॉर्ड कैनिंग इन्होंने भारत में आयकर की शुरुआत की थी। ठीक है, भारत में आयकर की शुरुआत की थी लॉर्ड कैनिंग ने। ओके, फिर अब हम बात करें लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग ये कौन था? तो यह भी वायसराय था और इसने देवदासी प्रथा को ख़त्म किया था। ठीक है, देवदासी प्रथा को ख़त्म किया था लॉर्ड रीडिंग ने। और इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था? तो इनके कार्यकाल में चोरी चोरा कांड हुआ,
चोरी चोरा कांड हुआ और भारत में खिलाफत और असहयोग आंदोलन का विरोध हुआ। ठीक है ना, ओके। फिर बात करें लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन यह भारत का युवा वायसराय था। ठीक है, यह युवा वायसराय था और इसने ही बंगाल का विभाजन करवाया था। ठीक है ना, बंगाल का विभाजन करवाया था। कब करवाया था? तो ये करवाया था 1905 में। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन करवाया था लॉर्ड कर्जन ने, जो कि एक युवा वायसराय था। ओके, तो ये है सारी डिटेल, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोल और डीजल किस प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होता है? तो पेट्रोल और डीजल यह किस प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है पेट्रोलियम से। राइट आंसर ऑप्शन ए, पेट्रोल और डीजल यह पेट्रोलियम प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट है आनुवांशिकता का नियम किसने दिया? तो आनुवांशिकता का नियम यह दिया था ग्रेगर मेंडल ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम दिया था। ओके, नेक्स्ट है मार्च 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 22 मार्च 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है ना, किस राज्य के साथ ये पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे गुजरात। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य में। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जीवाणु या अन्य मृत जीवों द्वारा निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? तो इनमें से कौन सा अपशिष्ट है जो कि जीवाणु या अन्य मृत जीवों द्वारा निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? तो ये है प्लास्टिक। राइट आंसर ऑप्शन डी, प्लास्टिक का निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है तो ये है 2Bgr सनलाइट 2Ag प्लस Br2G। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों ये विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। ओके, चलिए नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका है यह भारत में वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका है यह भारत में वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करता है। ओके, नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातें या दिन प्रतिदिन की शिक्षाएं उनके अनुयायियों द्वारा संकलित की गई हैं और उन्हें डैश कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है हदीस। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन्हें हदीस कहा जाता है। ठीक है, और कुरान, तो कुरान यह मुस्लिमों की इस्लामिक पुस्तक है। ठीक है, मुस्लिमों की इस्लामिक किताब है ये कुरान। ओके, चलिए नेक्स्ट है अभिक्रिया MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 में निम्न होता है। तो इस अभिक्रिया में होता है MnO2 MnCl2 में अपचयित हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक चालक का प्रतिरोध क्या है? तो एक चालक का प्रतिरोध है V और I का अनुपात। राइट आंसर है ऑप्शन ए, V और I का अनुपात, यह एक चालक का प्रतिरोध है। ओके, नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदान भाग का पुराना जलोढ़ भाग कहलाता है। तो भारत के उत्तरी मैदानी भाग का पुराना जलोढ़ भाग यह कहलाता है भांगर। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में 18 दिसंबर
2021 को 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो पश्चिमी भारत के किस जिले में 18 दिसंबर 2021 को 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया? तो ये किया गया था चुरू में। राइट आंसर है चुरू में 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। चुरू यह राजस्थान का एक जिला है। ठीक है, राजस्थान का यह एक जिला है और यह थार मरुस्थल के पास है। थार मरुस्थल के पास या निकट स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह डैश जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम एक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए डैश प्रदान करता है। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम यह एक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पालिका प्रदान करता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नगर पालिका प्रदान करता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें भाग 9A को जोड़ा गया है। 9A जिसमें नगर पालिका को जोड़ा गया है। ठीक है, भाग 9A जिसमें नगर पालिका को जोड़ा गया है। ओके, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, और इसमें पंचायतों में 3 स्तरीय है। ठीक है, नगर पालिका यह 3 स्तरीय है। ठीक है, नगर पालिका यह 3 स्तरीय कौन कौन सी? तो ये है नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद। ठीक है, नगर पालिका यह 3 स्तरीय है, नगर पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद। ओके, नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भूलने के अधिकार को और अधिक शक्ति देने वाला एक आदेश दिया, जिसे शीर्ष अदालत ने अपने 2017 के ऐतिहासिक फैसले में निजता के अधिकार के एक पहलू के रूप में स्वीकार किया है। नया आदेश किससे संबंधित है? तो यह नया आदेश संबंधित है खोज इंजन और इंटरनेट से। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लाल और पीली मृदा डैश और डैश के भागों में आसानी से पाई जा सकती है। तो लाल और पीली मृदा यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों में आसानी से पाई जा सकती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा और झारखंड। नेक्स्ट है, महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला दिवस सप्ताह 2022 में डैश से मनाया गया। तो महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला दिवस सप्ताह यह 2022 में 1 मार्च से 18 मार्च तक मनाया गया। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। और महिला दिवस को 3 रंग यह महिला दिवस का प्रतीक है। ठीक है, 3 रंग जो कि महिला दिवस का प्रतीक है। तो ये 3 रंग कौन कौन से? तो 3 रंग में पहला है बैगनी रंग, फिर दूसरा है हरा रंग और तीसरा है सफ़ेद रंग। ये 3 रंग हैं जो कि महिला दिवस के प्रतीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, प्रतिभा की पहचान करने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम के प्रतिभा खोज और विकास घटक के तहत जुलाई 2022 तक देश को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो जुलाई 2022 तक देश को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो यह किया गया है 5 भागों में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 भागों। तो ये 5 भाग कौन कौन से? तो ये हैं उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर पूर्व क्षेत्र। ठीक है, इन
5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना, प्रतिभा खोज और विकास घटक के तहत। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा है? तो ये है संस्कृत, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत, ये है शास्त्रीय भाषा है और इसे 2005 में जोड़ा गया है, ठीक है। तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। अब तक 6 शास्त्रीय भाषाएं जो कि 8वीं अनुसूची में निहित है। तो सबसे पहले है तमिल, तमिल ये 2004 में, फिर उसके बाद है संस्कृत 2005 में, फिर है तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, फिर उसके बाद है मलयालम, मलयालम 2013 में, और फिर है उड़िया, तो ये से जोड़ा गया 2014 में। तो ये है 6 शास्त्रीय भाषा, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। फिर बात करें कोंकणी, ये कौन सी भाषा है? तो कोंकणी यह एक कोंकणी यह एक इंडो आर्यन भाषा है, ठीक है, यह एक इंडो आर्यन भाषा है। बंगाली, तो बंगाली यह एक हिंद आर्य भाषा है। और संथाली यह मुंडा भाषा है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं? तो इनमें से धातु नहीं है, तो इनमें से धातु नहीं है सिलिकॉन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिलिकॉन यह धातु नहीं है, यह एक रासायनिक तत्व है। ओके, सिलिकॉन यह रासायनिक तत्व है। नेक्स्ट है, एक तत्व X क्लोरीन के साथ मिलकर एक यौगिक HCl बनाता है। तत्व X को आवर्त सारणी के बाईं ओर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व X के लिए सही है? तो 4 ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा तत्व X के लिए सही है। पहला है, इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो यह तो तत्व सही है। फिर है, यह एक धातु है और ठोस है, तो यह भी सही है। फिर है, यह एक अधातु है और एक गैस है, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर ही बताया कि यह एक धातु और ठोस है। फिर है, इसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें 5 नहीं, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसमें राइट आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है और यह एक धातु है और ठोस है। ओके, नेक्स्ट है, किसी राष्ट्रीय पर्व पर प्रधानमंत्री द्वारा पुरानी दिल्ली के लाल किले पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तो किस राष्ट्रीय पर्व पर प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के लाल किले पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? तो यह फहराया जाता है स्वतंत्रता दिवस पर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता दिवस पर। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है ना। सबसे पहली बार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, आज़ाद हुआ था। और सबसे पहले झंडा किसने फहराया? तो ये फहराया था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था दिल्ली के लाल किले पर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण का हिस्सा बनने के लिए कितनी टीमों का निर्धारित किया गया था? तो इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण का हिस्सा बनने के लिए 10 टीमों का निर्धारित किया गया था, ठीक है, 10 टीमों का निर्धारित किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संतति द्वारा किसी विशेषक की वंशागति को नियंत्रित करता है? तो इनमें से कौन सा अणु है जो कि संतति द्वारा किसी विशेषक की वंशागति को नियंत्रित करता है? तो ये है पेत्रक और मात्र डीएनए। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है,
भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से उधार ली गई है? तो भारत के संविधान में कौन सी विशेषता है जो कि आयरलैंड के संविधान से उधार ली गई है? तो यह ली गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, यह आयरलैंड से बोरो किए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यह संविधान के भाग 4 में निहित है। ठीक है, संविधान के भाग 4 में ये निहित है और यह अनुच्छेद 36 से 51 में सूचीबद्ध है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण दिल की धड़कन का पता लगाने में सहायता करता है? तो इनमें से कौन सा उपकरण है जो कि दिल की धड़कन का पता लगाने में सहायता करता है? तो ये है स्टेथोस्कोप। राइट आंसर है स्टेथोस्कोप। यह उपकरण दिल की धड़कन का पता लगाने में सहायता करता है। ओके, नेक्स्ट है, मार्च 2022 में भारत में स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मार्च 2022 में भारत में स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण ये है कवच। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कवच है। ओके, नेक्स्ट है, डैश तत्कालीन सबसे बड़ी NBFC MFI का जुलाई 2019 में एंड्स इन बैंक में विलय हो गया। तो किस तत्कालीन सबसे बड़ी NBFC MFI का जुलाई 2019 में एंड्स एंड बैंक में विलय हो गया? तो ये हुआ है विलय भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कुंडली में कोई विभानता प्रेरित नहीं होगा? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना कि किस स्थिति में कुंडली में कोई विभानता प्रेरित नहीं होगा। सबसे पहला है स्थिर कुंडली की ओर गतिमान क्षण चुंबक, तो इसमें तो विभानता प्रेरित होगा, तो ये तो सही होगा। ठीक है, फिर स्थिर क्षण चुंबक की ओर गतिमान कुंडली, तो इसमें भी विभानता प्रेरित होगा। फिर है समान चाल से एक ही दिशा में गतिमान कुंडली और क्षण चुंबक, तो इसमें विभानता प्रेरित नहीं होगा। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और फिर डी है समान चाल से एक दूसरे की ओर गतिमान कुंडली और क्षण चुंबक, तो इसमें भी विभानता प्रेरित होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सी, जो कि समान चाल से एक ही दिशा में गतिमान कुंडली और क्षण चुंबक है। तो ये स्थिति में कुंडली में कोई भी विभानता प्रेरित नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है, श्रृंखलन गुण डैश द्वारा दर्शाया गया है? तो श्रृंखलन गुण यह दर्शाया गया है कार्बन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एडीपी को एटीपी अणुओं में संग्रहित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो एडीपी को एटीपी अणुओं में संग्रहित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो यह महत्वपूर्ण है फास्फोरस। राइट आंसर ऑप्शन ए, फास्फोरस खनिज महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, डैश एक प्रकार का अर्धचंद्राकार रेत का टीला है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है जब हवा की दिशा बहुत स्थिर होती है। तो इसमें से कौन सा एक प्रकार का अर्धचंद्राकार रेत का टीला है? तो यह है बरकान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बरकान। यह एक प्रकार का अर्धचंद्राकार रेत का टीला है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है जब हवा की दिशा बहुत स्थिर होती है। ओके, नेक्स्ट है, हड्डी निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो हड्डी यह संयोजी ऊतक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयोजी ऊतक के ऊतकों का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के घुलनशील उत्पादों को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। तो उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के घुलनशील तत्वों को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। तो यह है स्थानांतरण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्थानांतरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? तो इनमें से क्षार नहीं है, तो ये है CuOS2, यह क्षार नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में जून में पेट्रोल की कीमतों को उदार और नियंत्रण मुक्त किया गया था।
तो भारत में जून में पेट्रोल की कीमतों को उदार और नियंत्रण मुक्त किया गया था, तो यह किया गया था 2010 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक 2200 वोल्ट विद्युत टोस्टर 2200 वाट विद्युत टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है। इसकी कुंडली का प्रतिरोध क्या है? तो इसकी कुंडली का प्रतिरोध हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तो शक्ति या पावर, यानी पावर कितना हमारे पास 2200 वाट है पावर, और वोल्टेज कितना है हमारे पास? तो वोल्टेज है हमारे पास भी, तो ये है 220 वोल्ट। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे विद्युत का प्रतिरोध का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, विद्युत का प्रतिरोध का सूत्र लगाएंगे। तो विद्युत का प्रतिरोध का सूत्र होता है V² अपॉन P। ठीक है, R बराबर V² अपॉन P। तो V², तो V हमारे पास कितना दिया है 220, तो 220 स्क्वायर अपॉन P कितना दिया है पावर, तो ये दिया है 2200 वाट। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर आता है 4800 400। ठीक है, 48 400 इसका स्क्वायर आता है। फिर इसको डिवाइड करेंगे हम 2200 से, तो 0 से 0 ये कट गए, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, फिर यहाँ पे 4 बचा, तो 4 यहाँ पे जोड़ के 44 हो गए, तो 22 दूनी 44। तो यहाँ आंसर आएगा 22 ओम। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिरोध है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 22। ओके, नेक्स्ट है 4 एम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोधों को समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाना चाहिए? तो 4 एम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोध को समानांतर क्रम में संयोजन में जोड़ा जाना चाहिए? सबसे पहले हमें R1 कितना है 4 ओम, फिर R2 कितना दिया है, तो R2 दिया गया है 12 ओम। यहाँ पर हम समानांतर क्रम में संयोजन प्रतिरोध का सूत्र लगाएंगे। ठीक है ना, समानांतर क्रम में प्रतिरोध का सूत्र, तो इसका सूत्र होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये इसका सूत्र है। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ से इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो R2 प्लस R1 अपॉन में आ जाएगा R2। ठीक है, 1/R बराबर है R1 और R1 इंटू R2। फिर इसको यहाँ 1 यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चले जाएंगे, तो R बराबर हो जाएगा R1 इंटू R प्लस R2 अपॉन में R1 R2। ठीक है, तो R1 कितना दिया है 4 और R2 दिया गया है 12। ठीक है, 1 मिनट, नहीं ये ऐसा नहीं आएगा। ठीक है ना, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो R बराबर होगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 और R2, तो R1 हमारे पास कितना दिया है 4 इंटू R2 कितना है 12, फिर R1 है 4 प्लस R2 है 12, तो 12 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 48 अपॉन 4 प्लस 12, तो ये होगा 16 से डिवाइडेड करेंगे 48 को, तो ये 3 टाइम में आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्रतिरोध हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3 प्रतिरोधक। इसे हमें सूत्र से करना है। ठीक है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2। ठीक है, ये सूत्र से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यौगिक और उनके नामों का हमें यहाँ पे मिलान करना है। C6 और S6 ये है एथिलीन बेंजीन का। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, C6 और S6 ये है बेंजीन का।
फिर H2C बराबर CH2, तो ये है एथिलीन का, ठीक है। फिर है CH3 और CHO, तो CH3 और CHO ये है एसिटिल्डिहाइड का, तो ये हो गया थर्ड। फिर है CH3, तो ये है एसीटिनो का, ठीक है। फिर है CH3, तो ये है एथेन का। तो यहाँ पे फर्स्ट का है B, सेकंड का है D, तो शुरू में ही मिला लो, तो फर्स्ट का है B, सेकंड का है D, थर्ड का है C, फोर्थ का है E और फिफ्थ का है A। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी CH6, ये होगा बेंजीन। H2C बराबर CH2, तो ये होगा एथिलीन का। CH3 माइनस CHO, तो ये होगा एसिटिल्डिहाइड का। और CH3CO CH3 ये होगा एसीटोन, और CH3 ये है एथेन, ठीक है। तो ये यौगिक और उनके नाम है। तो ये थी आज की हमारी क्लास RRB ग्रुप डी 2025 की GK GS की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।